देखिए, जब बात की जाती है समानता की, तो समानता करने वाले ही अगर असमानता करने लगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि भाई मैंने एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ करी और मैं कहता हूं ये समानता की लाइन है और इसको मैं अब मिटा देता हूं और बोलता हूं ये अब भी समानता है, तो जवाब है नहीं। तो वैसे ही जब समानता बांटने वाले, समानता का पाठ पढ़ाने वाले लोग ही समानता ना करें तो ऐसे में क्या हो। नमस्कार, मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आप सभी का स्वागत है RWA रोजगार विद अंकित, आपके अपने प्यारे लाड दुलारे चैनल में। आज का जो सेशन है एक बड़े क्लास को एड्रेस करते हुए है, ठीक है, जो विरोध में है इस किसका, गाइडलाइन का, इस रेगुलेशन का जो 2026 में यूजीसी के द्वारा जारी की गई है। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा पहले आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि ये सारा बवाल कहां से स्टार्ट हुआ है ना। तो शुरू से बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। देखिए, कहानी जो आपकी स्टार्ट होती है, शायद इन व्यक्ति को मे बी आप जानते हो, इनका नाम रोहित है और 2016 में जनवरी में, शायद 17 जनवरी को इन्होंने सुसाइड की थी। ये एक हॉस्टल में थे और इन्होंने, इनके साथ जातिगत वहां पर क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जिसके बाद इन्होंने एक कदम उठाया था। इन्होंने वहां के चेयरपर्सन को भी एक लेटर लिखा था जिसमें बोला था कि मेरा पैदा हुई होना मेरी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और एक दो और सुसाइड के केस जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई यूजीसी को हायर एजुकेशन में अपने जो गाइडलाइंस हैं उनको और स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है, यानी जो फ्रेमवर्क आपका अभी करंटली है इसको और आपको सख्त बनाना चाहिए, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट बेस्ड। अब सवाल यह है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो तो रहा है और उसको सही कैसे करा जाए। तो सही करने के लिए दूसरी चीजों को बिगाड़ना क्या जरूरी था, यही सवाल है इस पूरे मुद्दे का, ठीक है। इस पूरा मुद्दा ये इसी चीज पर डिपेंड है। हुआ क्या है, ये जो गाइडलाइन आई है आपकी, देखो मैं दिखाता हूं आपको, मैं साथ लेकर आया हूं, इसीलिए एक सेकेंड। देखिए, ये रहा, ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन है, ये 13 जनवरी 2026 का। अब पूरे देश व्यापी ये भैया हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो चुका है। नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा शायद काम भी है इनका, ठीक है। अब इस रेगुलेशन का कहना क्या है, बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। देखिए, ये रेगुलेशन कहता है, सबसे पहली बात, जैसे पहले क्या हुआ करता था, पहले जो 2012 का अभी तक रेगुलेशन चल रहा था, तो 2012 के रेगुलेशन के अनुसार अगर किसी एसटी, मान के चलिए, या एसटी क्लास है, उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है, तो उस केस में ये कंप्लेंट वगैरह एड्रेस की जाएगी, जो दोषी होंगे उन्हें आपका कन्विक्ट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस रेगुलेशन ने क्या किया है 2026 के, इसके अंदर एक और कैटेगरी को ऐड कर दिया है जिसमें ओबीसी, उसके साथ साथ आप ईडब्ल्यूएस भी कह सकते हैं, और साथ साथ क्या आपके फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है, उनको भी ऐड कर दिया गया है। यानी किसी भी प्रकार का अगर डिस्क्रिमिनेशन किया गया तो वो कवर होगा यहां पर, ठीक है। अब है किसके अगेंस्ट, कौन कौन पनिश किए जा सकते हैं, किन पे स्यू किया जा सकता है इसके तहत। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के, हायर एजुकेशन के कोई भी जो टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, यानी कि इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है इनमें दी हुई किसी भी कास्ट में, तो इन दैट केस उस पर इंक्वायरी लाई जा सकती है। अब यहां होगा क्या, अब लाएंगे कैसे, तो देखिए यहां पे, अच्छा आपका कोई कमेंट वगैरह हो तो प्लीज आप लोग बता देना, ठीक है। किसी का कोई भी कुछ कहना हो, कोई बात कहनी हो आपको तो बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो अब यह होगा क्या, यहां पे बनाया जाएगा आपका क्या, एक ईओसी क्या है ये, तो ईओसी का भाई साहब कहना क्या है भाई, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर। ईओसी क्या रहने वाली है आपकी, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर। एक ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ये बॉडी क्या काम करेगी, इस बॉडी का सीधा सीधा काम ये होगा कि भाई उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में एक बोर्ड बनाया जाए, और ये जो बोर्ड है ये क्या करेगा आपका, इस बोर्ड के सदस्य कौन कौन होंगे, पहले तो सदस्य की बात कर लेते हैं। इस बोर्ड के अंदर जो सदस्य होंगे, इनमें
एक आपके भाई SC ST OBC वुमेन, ठीक है, और इसके साथ साथ जो चेयरपर्सन है उस संस्थान के, वो भी इसका पार्ट होंगे। जब भी कोई शिकायत मिलती है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये जो बॉडी है EOC, ये इसको एड्रेस करेगी, ठीक है, इसको क्या करेगी, ये एड्रेस करेगी। इसके साथ साथ एक इक्विटी बोर्ड की स्थापना और की जाएगी, ठीक है, इक्विटी बॉडी की स्थापना और की जाएगी। अब ये इक्विटी बॉडी क्या करेगी, ये जो भी कंप्लेंट आती है उसको रेफर करेगी सेंटर तक, क्लियर। इक्विटी बॉडी साल में 2 बार अपनी रिपोर्ट, ठीक है, ईयर में 2 टाइम्स अपनी रिपोर्ट, जो कि इन्हें एक जनवरी में और एक जुलाई में बनाकर किसे देनी होगी, EOC को, ठीक है, कि कितनी ऐसी कंप्लेंट मिली, उन पर उन्हें कैसे रिजॉल्व किया गया, ये सारा डाटा यहां से जाएगा। ये लगभग मोटा मोटा प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जब ये 15, अब जैसे कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करके आपको चेयरपर्सन को देनी होगी, चेयरपर्सन 7 दिन में एक्शन लेंगे। अब सबसे खतरनाक बात यहां पर यह है, एक्शन तो लेंगे, लेकिन एक्शन क्या लेंगे, इस पूरे रेगुलेशन के अंदर एक्शन क्या लिए जाने वाला है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि क्या एक्शन लिया जाएगा ऐसे टीचिंग स्टाफ के अगेंस्ट, ऐसे स्टूडेंट के अगेंस्ट, या फिर ऐसे नॉन टीचिंग स्टाफ के अगेंस्ट। कहीं से हो सकता है कि उसको वहां से रस्टिकेट कर दिया जाए, हो सकता है उसे एग्जाम्स में अपीयर ना होने दिया जाए, ठीक है, बहुत सारी आशंकाएं हैं। क्या हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ, किसी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ उसकी जॉब चली जाएगी क्या। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब बचा कौन, जब इतनी क्लास आपने यहां पर जोड़ दी ऊपर, ठीक है, देखिए SC ST OBC EWS और फिजिकल हैंडीकैप, तो बचा कौन, बचा आपकी जनरल कैटेगरी। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम भी कॉलेज में पढ़े, हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप भी पढ़ रहे होंगे, आपका बच्चा भी पढ़ रहा होगा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें देखी गई है कि आजकल के बच्चे इन सब चीजों को थोड़ा कम मानते हैं। मुझे नहीं पता मेरा साथी जो है वो SC है ST है OBC है कौन है, अपना भाईचारा है, ठीक है, हम एक दूसरे को इंसानियत के नाम से जानते हैं, हमें नहीं पता कौन क्या है। लेकिन अब क्या होने वाला है, ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो चीज तो समय के साथ हो सकता है दब गई थी, क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा काम नहीं कर रहा था। अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, शायद पिछले 4 या 5 साल के अंदर कुछ 1100 कंप्लेंट ऐसी रजिस्टर्ड हुई थी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, 1100, ठीक है, लगभग 1100, और ये जितने इंस्टीट्यूशन से आई थी उनकी संख्या अराउंड 650 या 700 थी। तो आप एक बात बताइए, अगर एक साल के अंदर एक कंप्लेंट ऐसी आती है और कितना स्टूडेंट पढ़ता है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर, तो क्या इस संख्या को एड्रेस करने के लिए इतना गंभीर ऐसे यहां पर क्या रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए थे। अब इसमें OBC को, SC ST तो पहले से ही एडेड है, SC ST एक्ट का नाम आपने सुना होगा। तो जब भी कोई रूल आता है, जब भी कोई लॉ आता है, ठीक है, कोई रूल आता है, कोई लॉ आता है, कोई रेगुलेशन आता है, मैं लॉ शब्द यूज कर लेता हूं, मैं रेगुलेशन शब्द यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो अगर वो किसी सोसाइटी के एक क्लास को, सोसाइटी की किसी पर्टिकुलर क्लास को अगर कोई एडिशनल पावर देता है, ठीक है, तो ये देखा गया है संभवतः लोग उसे अपना पर्सनल एजेंडा, क्या अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, देखो लॉ का टीचर हूं, लॉ की बात करूंगा, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। अब आप ये मत कहना ये क्या गलत एक्ट था, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अगर आप कोर्ट कचहरी में जाकर देखेंगे तो आपको आधे मामले, मैं आधे कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आधे मामले आपको हो सकता है फेक मिले जो पर्सनल एजेंडा को पूरा करने के लिए केस किया गया है, ठीक है। आप SC ST एक्ट के अंदर केस देखेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यूमरस केसेस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया पर्सनल एजेंडा के लिए आप SC ST एक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। कई बार एक हैवी कंपनसेशन भी दिलाए जाते हैं केसेस के अंदर जहां अननेसेसरी कंप्लेंट की जाती है सिर्फ पर्सनल मोटिव पूरा करने के लिए, किसी से बदला रिवेंज लेने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर ये जो रेगुलेशन बनाई गई है, जब बच्चा केवल यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ने गया है तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है यहां तक। अब देखो एक और बड़ी बात इस एक्ट के अंदर क्या है, यहां है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट ये क्या चीज होती है भैया, तो लीगल भाषा के सरल शब्दों में आपको बता देता हूं, यानी उपधारणा। उपधारणा मतलब कुछ मान के चलना। जैसे आपने जॉली LLB मूवी देखी होगी, जॉली LLB के अंदर
माथुर साहब कुछ बात कह रहे होते हैं तो जॉली कहता है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है। यानी कि जब तक मैं ये प्रूव ना कर दूं कि आपने अपराध किया है, हम आपको अपराधी नहीं कह सकते। ठीक है, सूर्यवीर सिंह जो थे ज्वाली एलएलबी के अंदर। तो यहां पर इस एक्ट में क्या रहने वाला है, यहां पर अभी ये सिद्ध नहीं किया गया है कि आपने अपराध करा है, लेकिन हम अगर आपके ऊपर एलिगेशन लग गए हैं, यानी मान के चलिए इस व्यक्ति के ऊपर केवल इतने आरोप लगा दिए कि इसने जातिगत डिस्क्रिमिनेशन किया है, ठीक है, जातिगत शब्दों का डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो ये केवल आरोप लगाना सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि इसने अपराध किया है, या प्रिजम्पशन उपधारणा की जाएगी कि हाँ आपने ऐसा किया होगा, भले ही अभी इसे प्रूव नहीं किया गया। तो सबसे खतरनाक बात यानी प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट यहां पर रहने वाली है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट की जाती है, अगली समस्या क्या है इस एक्ट की, अगर कोई भी फॉल्स कंप्लेंट की गई, फॉल्स कंप्लेंट, और मान के चलो ठीक है बाद में इंक्वायरी हुई, सब कुछ चीजें हुई, लेकिन इन केस जो व्यक्ति था हमारा, वही जो भी पीछे व्यक्ति था, ये इनोसेंट सिद्ध हो गया। ठीक है भाई, आपने कुछ नहीं किया, आपको बाइज्जत बरी इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। तो इन दैट केस अब जिस व्यक्ति ने ये कंप्लेंट की थी इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा। तो इस रेगुलेशन के अंदर मैं बता दूं आपको, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जो ये बता सके कि इस व्यक्ति का क्या करना है। ठीक है, यानी कि देखिए समाज की जब बात की जाती है तो आज पुलिस का आपके दरवाजे पर आना आपको सस्पिशन में डाल देता है एक सोसाइटी के परव्यू के अंदर, है ना। सोसाइटी के परव्यू में आप एक तरीके से मान के चलिए, आके अगर दरवाजे पे भी अगर पुलिस आ गई तो सोचते हैं लोग इन्होंने कोई अपराध कर दिया, कांड कर दिया। एक बच्चे के ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर जो पढ़ने आया है, अगर एलिगेशन लग गया और इनोसेंट साबित भी हो गया तो क्या गारंटी है कल को समाज उसको फिर उसी तरह से एक्सेप्ट करेगा? क्या गारंटी है कि लोग नहीं मानेंगे कि भाई इसने ऐसा अपराध नहीं किया था? ठीक है, तो इस केस में कोई भी यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा जो मालाफाइडली मैलिशियसली क्या यहां पर कंप्लेंट फाइल कर रहा है। बताइए, इतना बात समझ में आ रहा है? कोई भी एक्शन नहीं है। और इन केस मान के चलिए अगर ऐसी ही फेक कंप्लेंट की गई तो उस केस के अंदर और भी क्या कॉन्सिक्वेंस है, हो सकता है वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट भी ऑप्शन ले, ठीक है, यूजीसी। तो कहने का मामला ये है, रेगुलेशन है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ब्लैंक एरिया हैं। ब्लैंक एरिया से मतलब है जहां पर अभी और काम करने की जरूरत थी, जिन्हें और सटीक बनाया जा सकता था लेकिन उन्हें सटीक नहीं बनाया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो यहां पर क्वेश्चन मार्क है वो है सवर्ण वर्ग, यानी जो जनरल कैटेगरी है, कि जनरल कैटेगरी को यहां पे पहले ही क्या आपका, मैंने एक शब्द लिखा था पीछे, क्या प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट के अंदर रखा गया है इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट नहीं रेगुलेशन के अंदर 2026 के, जो कि अब पूरे देश भर में लागू हो चुका है। तो क्या ये समानता है या नहीं? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आप क्या समझते हैं इस रेगुलेशन से और कैसे सुधार हो सकते थे, क्या चीजें हैं जो अभी इसमें गड़बड़ है? अगर आपके भी नॉलेज में कुछ हो, आप कुछ बताना चाहें, अपने व्यूज रखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में एक आपको अनाउंसमेंट करके कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, जो लोग यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा बैच 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। इसमें कूपन कोड यूज कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये 1999 में आपको बैच पड़ जाएगा लॉ का, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट पेपर के भी 26 से इसकी डेमो क्लासेस हैं। अगर चाहें इसको एनरोल करना, क्योंकि इससे बेस्ट मौका और इससे बेस्ट प्राइस पर आपको नहीं मिलेगा, और बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और मुलाकात होगी बहुत जल्द आपसे एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच।